हेलो बेटा, आज हम करेंगे कंडक्टेंस। फिजिक्स के अंदर क्या करेंगे? कंडक्टेंस करेंगे। जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं। गॉट द आइडिया? रेजिस्टेंस आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्टॉप करे, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। गॉट द आइडिया? द इनवर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जी। और ये हमने केमिस्ट्री में भी बेटा ऐसा पढ़ रखा है कि नहीं? तो 1/r इज इक्वल टू कंडक्टेंस। अब इसकी अगर यूनिट की बात करूँगा तो क्या आएगी बेटा? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो ये क्या आ जाएगा? 1/ओम आ जाएगा। और 1/ओम का मीनिंग क्या हो गया? ओम की पावर -1 या ओम इनवर्स। और इसी सिंबल को क्या बोलते हैं? साइमन। क्या बोलते हैं इसको? साइमन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसकी यूनिट क्या हो गई? साइमन कह दो या ओम इनवर्स कह दो, या इसी को ओम इनवर्स का मतलब हो गया आपका जा करके ओम इनवर्स, या इसी को आप बोल सकते हो मो, MHO। क्लियर होगी बात? आप इसको ये भी बोल सकते हो। तो यूनिट बता दिया आपको, सिंबल बता दिया, और क्या डेफिनेशन है कंडक्टेंस की मैंने ये भी आपको बता दी। अब जो अगला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी तो आपने सुन रखी होगी। रेजिस्टिविटी मतलब नेचर, मटेरियल का नेचर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकने का, उसको कहते हैं उसकी रेजिस्टिविटी। और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? और डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो मेटल्स होंगी उसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी नोन एज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नोन एज सिग्मा। ये जो आपका सिंबल है ये सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। गॉट द आइडिया? अब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे। इसकी यूनिट कैसे आएगी अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा? इसकी यूनिट कैसे आएगी बेटा ये बताता हूँ। 1/रो। अच्छा, रो होता है आपका जा करके ये हो गया आपका RA/L। ये आपकी रो की वैल्यू होती है। इसमें L आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा L/ रेजिस्टेंस इंटू एरिया। क्लियर है? तो L की यूनिट क्या होती है? मीटर, रेजिस्टेंस की ओम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो 1m से 1m कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा ये? सॉरी, 1/ओम मीटर, या इसको आप लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये यूनिट हो गई बेटा किसकी? यूनिट हो गई आपकी कंडक्टिविटी की। अब ओम इनवर्स को मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, साइमन। तो ये हो गई साइमन पर मीटर, या साइमन इंटू मीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट हो गई? ये यूनिट हो गई बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। समझ आया कि नहीं आया? अब जो अगली चीज़ है इसमें वो है इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो बेटा, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा? डायमेंशनल फार्मूला मैं निकाल लूँगा यहाँ से। क्लियर है? तो ज़रा देखो कैसे कैलकुलेट होगा ये हो जाएगा आपका L/R इंटू ए, या इसको लिख सकता हूँ L/V इजक्वल टू IR। तो R इजक्वल टू V/I। क्या लिख सकता हूँ? V/I। और ये एरिया ऐसे का ऐसा। तो ये हो जाएगा बेटा I सबसे ऊपर चला जाएगा L के साथ, तो ये हो जाएगा I इंटू L/V इंटू ए। ठीक है? तो I इंटू एल, V इज इक्वल टू होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। ये आपने पोटेंशियल में पढ़ा था, ठीक है? ये आप रफ में करेंगे सारा काम। डायरेक्ट आप यूनिट यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला फिर लिखेंगे, ये रफ में कर लेंगे सारा काम। तो अब क्यू कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा I इंटू क्यू इंटू एल अपॉन क्या? W इंटू एरिया। अब क्यू बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो ये I एक ये रहा, और क्यू बराबर I इंटू टी ये आ गया, एक L ये आ गया, और वर्क और ये एरिया। क्लियर है? तो अब फाइनल आंसर आपका क्या आएगा वो बताता हूँ। I क्योंकि दो बारी है, I दो बारी है तो क्या हो गया? A की पावर 2 हो गया। T एक बार है तो ये T आ गया। L एक बार है तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय वर्क की क्या होती है यूनिट? वर्क की यूनिट होती है बेटा M, या डायमेंशनल फार्मूला M/L/2T-2 होता है, और एरिया का क्या होता है? L/2। अब ये जो वैल्यू आई इसको आप सॉल्व कर लेना। ये क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका? सिग्मा का, मतलब कंडक्टिविटी का। समझ आया कि नहीं आया? मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है कैसे कैसे करना है। पहले आपने क्या किया, यहाँ से वैल्यू उठाई L/RA। R की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? V/I। ये I आपका L के साथ पहुँच गया, ये आ गया आपका। इसके बाद आपने क्या किया? V की वैल्यू पुट करी W/Q। फिर ये Q कहाँ पहुँच गया? ऊपर पहुँच गया। फिर आपका ये आ गया Q इज इक्वल टू आपने क्या यूज़ कर लिया? I इंटू टी। क्या यूज़ कर लिया? I इंटू टी। ठीक है? तो ये क्या बन गया? I इंटू आई टी इंटू L/W इंटू ए।
अब मैंने इनका सबका क्या डायमेंशंस लिखना शुरू कर दी, इनको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से आपको ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होकर के मिल जाएगी। गॉट द आइडिया? बेटा जो अगला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें रिलेशन निकालना है। आपने पढ़ रखा है I इज इक्वल टू क्या होता है, NeAVD। एन क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया और वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने हर एक का मीनिंग बता दिया आपको, क्लियर होगी बात? ये होता है। अब वी की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, NeA, और वी होता है बेटा स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में कितना m, ये चीज़ होती है। यहाँ तक आ गया, क्लियर है? अब इससे क्या बनेगा आपका, जा करके ये बन जाएगा आपका, ये आई के इक्वल था, आप यहाँ निकालो आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए क्या आ जाएगा, NE² कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाई क्या m। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? खूब अच्छी तरह सोच लो, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक हो गया? ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि रो क्या होता है इसमें, एक चीज़ रो बन रही है इसमें, ठीक है। ये तो हो गया आपका जा करके, पहली बात तो J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, J लिख दूंगा, तो ये तो हो गया बेटा आपका J, कोई दिक्कत नहीं। अब J इज इक्वल टू जो कुछ लिखा है उसमें देखो क्या क्या बना सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ, ले जा करके E अपॉन M डिवाइडेड बाय NE² और टाउ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? क्यों, कैसे लिख सकता हूँ? ये ई तो मैंने ऊपर छोड़ दिया, बाकी के जितनी भी ऊपर टर्म थे उसको मैं एम के नीचे ले आया, और ये चीज़ हमारी क्या होती है, ये चीज़ हमारी होती है रो। क्या होती है, रो होती है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी होती है। तो जे इज इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ से, ई अपॉन रो आ गया। और आपको एक चीज़ पता है, 1 अपॉन रो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा। क्लियर होगी बात? मैं फिर सारी बात आपको बता देता हूँ। I इज इक्वल टू NeAVD, I इज इक्वल टू NeAVD की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन m। इसके बाद आपने क्या किया, इस a को लेगा इसके नीचे, तो I अपॉन a आ गया, और बचा क्या, NE² कैपिटल ई टाउ बाई m। क्लियर है? I बाई a को मैं क्या लिख सकता हूँ, J, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा उसको आपने लिख लिया राइट में, E अपॉन ई के साथ जो कुछ भी था उसको आप कहाँ ले गए, ई के साथ टाउ था, ई के साथ NE² था, इसको आप m के नीचे ले गए, और ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ये पूरी चीज़ बन गई आपकी रो। क्या बन गई बेटा, रो बन गई। तो ये लिख दिया आपने जा करके ई अपॉन रो, और 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। इसका मतलब है J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये रिलेशन है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में और चार्ज और करंट डेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही हमसे पूछ रहा था। तो बेटा इसमें मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कुछ फार्मूले आप जानते हो, उनको आपस में तोड़ मरोड़ करके हमें अपना रिजल्ट पाना है। गॉट द आइडिया? तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये आपका रिलेशन है इन तीनों के बीच में। गॉट द आइडिया? अगला देखो बेटा आपका क्या है, अब आपको रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में, मतलब रो के अंदर, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी में, मतलब म्यू के अंदर। इनके बीच में जो है आपको अब रिलेशन डेवलप करना है। देखो बेटा क्या होता है फार्मूला, आपने पढ़ रखा है I इज इक्वल टू NeAVD। बोलो बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और आपने एक फार्मूला और पढ़ रखा है VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। ये आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की जब डेफिनेशन मैंने बताई थी। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच यू आर ऑब्जर्विंग द फिनोमिना। गॉट द आइडिया? मतलब गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। तो आप VD की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू NeA म्यू इंटू ई, ये बन जाएगा बेटा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? इतनी बात में कोई दिक्कत? खूब अच्छी तरह सोचो, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू होता है बेटा I बाई ए। क्या होता है, J इज इक्वल टू I बाई ए। तो क्या करोगे आप, यहाँ से I अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, NE म्यू ई, और I अपॉन ए की जगह क्या हो गया, करंट डेंसिटी हो गई, ये हो गया आपका NE म्यू और E। बोलो इतने में कोई दिक्कत है, इतने में कोई प्रॉब्लम है?
कर लोगे कि नहीं कर लोगे? और यही चीज़ आपकी किसके इक्वल होती है? सिग्मा इंटू ई के इक्वल भी होती है। यही चीज़ किसके इक्वल होती है? सिग्मा इंटू ई के इक्वल होती है। तो बेटा आप क्या लिख सकते हो? जे की जगह क्या लिख सकते हो? जे की जगह आप लिख सकते हो ले जा करके सिग्मा इंटू ई, या इसको आप लिख सकते हो ई अपॉन रो। क्या लिख सकते हो? ई अपॉन रो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो जहाँ जे लिखा हुआ वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? ई अपॉन रो लिख सकता हूँ। गॉट द आइडिया? तो देखो बेटा क्या हो जाएगा अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? ये आएगा ई अपॉन रो इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। क्या आ जाएगा? एन ई म्यू ई। ये आएगा कि नहीं आएगा? खूब अच्छी तरह सोचो। अब क्या होगा? इस ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास? 1 अपॉन रो दैट इज इक्वल टू एन ई और क्या? म्यू। तो बेटा रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 अपॉन एन ई और म्यू। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बोलो बेटा ये समझ आया कि नहीं आया? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं फिर से पूरी चीज़ बता देता हूँ। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आप पहले से जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मोबिलिटी के साथ। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी में रिलेशन चाहिए था, इसलिए मैंने जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी लिख लिया। फिर मैंने इस वी डी की वैल्यू पुट कर दी, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? एन ई ए म्यू ई। फिर मैंने क्या किया? आई अपॉन ए कर लिया इस वाले में, और आई अपॉन ए क्या होता है? मेरा जे होता है। ठीक है, जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन ए, और जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। लिख दिया सिग्मा इंटू ई। ये तो हमने पिछला डेरिवेशन जो था उससे निकाल लिया। ये क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, या फिर जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो, क्योंकि 1 बाई रो किसके इक्वल होता है? सिग्मा के इक्वल होता है। अब आप क्या करोगे? जे की इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे? जे की इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे। जब आपने ऐसा किया तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट में ई से ई कैंसिल हो गया, तो 1 बाई रो इज इक्वल टू कितना आ गया? एन ई म्यू। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एन ई म्यू। अब आपको अच्छी तरह पता है ये क्या चीज़ है? यह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और ये क्या चीज़ है? मोबिलिटी। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन आपका डेवलप हो गया। गॉट द आइडिया? इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस से आएगा बेटा, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, फिर उनका मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। गॉट द आइडिया? ये कंसेप्ट देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के टर्म्स में हमें मटेरियल्स को क्लासीफाई करना है। तो पहला मेरे पास क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। क्लियर होगी बात? दीज आर दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ईदर वेरी वेरी स्मॉल और नील, या तो बहुत कम है या फिर आप करीब करीब इसे क्या कह सकते हो? नील या जीरो कह सकते हो। एग्जाम्पल है जैसे ग्लास है, रबर है, वुड है। क्लियर होगी बात? तो ग्लास, रबर, वुड इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपको रबर के बारे में दिखाया गया, ये रबर है। ठीक है, ये आपका ग्लास है और ये आपका वुड है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आप कंडक्टर पे आ जाइए। खूब अच्छी तरह जानते हो, दोज मटेरियल हुज अलाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। जो अपने अंदर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं उसको क्या कहते हैं? हम उसको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बारी आती है बेटा सेमीकंडक्टर की। ये कंडक्टर से तो कमज़ोर होते हैं लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्ट करवाते हैं। मतलब इनका जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिविटी जो है इनकी मेटल या कंडक्टर से तो लो है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है उससे तो ये लो होते हैं। गॉट द आइडिया? उससे इनकी वैल्यू क्या होती है? लो होती है। ये आपके हैं सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये बीच के हैं बेचारे, ये बीच के हैं, कुछ इनसे कम लेकिन इनसे ज़्यादा। गॉट द आइडिया? इसके एग्जांपल हैं जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ हम कंप्यूटर चिप्स में करते हैं, और जो है इस तरह से जो है सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है आपका। गॉट द आइडिया? अब देखो बेटा अगला कंसेप्ट देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, आज हमें ये चेक करना है। किस तरह से टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने बेटा पढ़ रखा होगा R इज़ इक्वल टू रो L बाई ए, पढ़ रखा है? या R इज़ इक्वल टू, आप रो की वैल्यू जानते हो, स्मॉल m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, और यहाँ क्या आ जाएगा? L बाई ए आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताता हूँ, अगर मैं गिवन मटेरियल के लेंथ को फिक्स कर दूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को फिक्स कर दूँ, उसके मास को फिक्स कर दूँ,
जो, और फिर चार्ज की वैल्यू को फिक्स कर दूँ और पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं जानता हूँ, तो बेटा मेरा जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खूब अच्छी तरह सोच लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है। अब जरा दिमाग लगाना, जो रेजिस्टेंस है वो रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर मैं इस टाउ के साथ कुछ भी करूँगा तो वो सीधा किस पे फ़र्क डाल देगा, रेजिस्टेंस पे फ़र्क डाल देगा। समझ आया कि नहीं आया, वो सीधा रेजिस्टेंस पे फ़र्क डाल देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये टाउ कैसे बदल सकता है ये मैं बताता हूँ। अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया आपने, टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, टेम्परेचर मिलते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास एनर्जी आएगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये कवर करने में कम टाइम लेंगे, तो जो कोलिजन का टाइम है इनका वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर कोलिजन का टाइम डिक्रीज़ हो गया इसका मतलब आपने टाउ को क्या कर दिया, टाउ को आपने डिक्रीज़ कर दिया। क्या कर दिया बेटा, टाउ डिक्रीज़ हो गया, और जैसे ही टाउ डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। गॉट द आइडिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। इसमें कोई दिक्कत है आपको, मैंने समझा भी दिया किस तरह से क्या प्रॉब्लम होगी उसके साथ। क्लियर है। तो बेटा इस तरह से जो है आप जो है किस तरह से टेम्परेचर की वजह से वो इंक्रीज़ कर जाता है रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इसको डिफाइन किया गया है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं या 1 केल्विन बढ़ाऊं, क्लियर है, तो जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था पर यूनिट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट जो था वो कितना चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, वो जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, अल्फा इज इक्वल टू आता है किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ठीक है, राइज ऑफ टेम्परेचर ये चीज़ है। तो जरा दिमाग लगाओ, आपने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, आर टी माइनस आर जीरो से वो पता चल जाएगा। और आर जीरो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और टी क्या है, कितना टेम्परेचर का राइज आपने किया है। तो ये जो वैल्यू आपको क्या दे देगी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे देगी। अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर नॉट इंटू टी। गॉट द आइडिया और नॉट। अरे बोलो बेटा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो ये चीज़ है आपकी कैलकुलेट होकर के आएगी। ठीक है बेटा, अब इसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं। मेटल्स के लिए जो है अल्फ़ा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये याद रखना आपको। मेटल्स के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, पर केल्विन कह सकते हो या पर डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से जो है हमारी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है। अब बेटा अगर यही बात हम रेजिस्टेंस वाली अगर बात करें तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। समझ गए कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इसमें डिक्रीज हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या आयंस जो हैं ब्रेक मिलेंगे आपको, तो उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा मिल जाएगी। कुछ इस तरह का ही कंसेप्ट है इसमें। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ एलॉय हैं जैसे मैग्नेनिन है, यूरेका है, कॉन्स्टेंटेन है। इनकी अल्फ़ा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल इन द केस ऑफ दीज मटीरियल्स, और इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस है। दीज अलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कोयल्स। तो मैंगनीन है आपका, ये मैंगनीन है, ये यूरेका है बेटा, ये आपने देखा होगा टायर्स के साथ लगाते हैं, ये इस तरह से कवर करते हैं। और ये आपका कॉन्स्टेंटेंट है, कॉन्स्टेंटेन है। क्लियर होगी बात। तो ये सारे क्या हैं आपके इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। इसमें जो है अल्फ़ा की वैल्यू आपको काफ़ी स्मॉल मिलती है। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से जो है आपका ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टर का केस है उसमें उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज भी कर जाती है। गॉट द आइडिया। अगर बेटा गिवन मटेरियल का अल्फ़ा आपको निकालना है तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस चेक कर लो। मान लो जब टेम्परेचर T1 है तो मेटल का रेजिस्टेंस कितना है, कंडक्टर का R1 है, और जब टेम्परेचर T2 कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R2 हो जाता है। तो अल्फ़ा कैसे आएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1,
मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। क्लियर होगी बात। अब अगला टॉपिक हम करेंगे बेटा वो है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। मतलब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है रो, उस पर टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, इन दोनों के बीच में जो हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है। गॉट द आइडिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर क्या फ़र्क डालता है, कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। गॉट द आइडिया। ये टॉपिक देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर के चेंज के साथ जो है आपकी रेजिस्टिविटी में जो चेंज आता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है बेटा। तो मेटल के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज़ कर जाती है। समझ गए। तो जब आप मेटल का केस कंसीडर करोगे, मेटल का, तो उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ये इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है। अब इसका इंक्रीज़ करने का मेथड थोड़ा सा वेरी कर सकता है, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग हो सकता है। मेटल कंडक्टर के केस में तो मैंने आपको ये लीनियर लाइन बता दी। सेमी कंडक्टर के केस में कुछ दूसरी कहानी हो जाएगी। सेमी कंडक्टर के केस में आपका कुछ दूसरा होगा। ये होगा आपका जा कर के कुछ इस तरह की बात आ जाएगी, इस तरह की बात आ जाएगी आपकी, ये यूँ करके ऐसे जाता है। गॉट द आइडिया। और इसके बाद जो है आपका एक केस और बचता है वो है इंसुलेटर का। इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है रेजिस्टिविटी इस तरह से डिक्रीज़ करती है। ठीक है। टेम्परेचर के साथ जो है ये डिक्रीज़ कर जाती है। ये आपका इंसुलेटर का केस है, इंसुलेटर। तो ये बस आपको ग्राफ अगर याद रहेंगे तो भी आप कर ले जाओगे। ये इंसुलेटर का केस है। ये आपका जो है सेमीकंडक्टर का केस है, सेमी कंडक्टर का केस है। और एक आता आपका बेटा डायरेक्ट ये वाला कुछ इस तरह से, इस तरह से नहीं, ये आएगा इस तरह से, ये आएगा आपका कंडक्टर का केस आ जाएगा। कंडक्टर के केस में ये होता है। तो आपको ये तीनों ग्राफ याद रखने हैं, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आप आसानी के साथ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको डील कर पाओगे। ठीक है बेटा। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ें। तो आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ आप देख सकते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करेंगे बेटा नॉन ओमिक डिवाइसेस या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की। नॉन ओमिक डिवाइसेस का मतलब होता है जो V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करती हैं। V इज इक्वल टू आई आर को जो फॉलो करेंगी उसमें V और I के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये आपका V है और ये आपका I है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन जो नॉन ओमिक होंगे वो इस तरह के ग्राफ को नहीं पाएंगे, आपके डिफरेंट ग्राफ आएंगे। अगर ओमिक होता तो इस तरह की होती, लेकिन क्योंकि ये नॉन ओमिक है तो देख रहे हो इससे जो है वेरिएशन आ रहा है, इस तरह से ये चेंज हो रही है। समझ आया कि नहीं आया। ये नॉन ओमिक है, ये भी आपका नॉन ओमिक है और ये भी आपका नॉन ओमिक है। तो नॉन ओमिक में आपको ध्यान रखना V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करेगी किसी भी हालत में। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। तो इनके ग्राफ इस तरह के आ जाते हैं जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जबकि ओमिक में आपको पता है कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। गॉट द आइडिया। तो ये नॉन ओमिक हो गया। अब नॉन ओमिक में क्या क्या केस हैं आपके, जैसे जंक्शन डायोड वगैरह, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में आगे चल के आएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जो नॉन ओमिक फंक्शन होते हैं। उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आती कभी भी पोटेंशियल और करंट के बीच में। उसमें जो है आपकी जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा कर्वी होता है, कर्व ले लेता है। क्लियर है। तो नॉन ओमिक उन्हीं को बोलते हैं। अब हम अगली बात करने जा रहे हैं बेटा थर्मिस्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्मिस्टर्स की बात कर रहे हैं। थर्मिस्टर क्या चीज़ होती है वो बताता हूँ। ये जो होता है हीट सेंसिटिव डिवाइस होती है। क्या होती है, हीट सेंसिटिव डिवाइस। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका कलर कैसा है, ग्रीन है। अब मान लो आपने क्या कर दिया कि आपने कर दिया 25.0001 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब टेम्परेचर को आपने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये जो वैल्यू है ना 0.0001, ये इसको भी सेंस कर जाएगा। हो सकता है अपना कलर चेंज कर ले, ग्रीन से हो सकता है लाइट ग्रीन हो जाए। कैसा हो जाए, लाइट ग्रीन हो जाए, हल्का हो जाए। और एक बात बता रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़े बहुत टेम्परेचर के चेंज को भी ये मेज़र कर लेता है, मतलब उसके रिगार्डिंग भी सेंसिटिविटी शो करता है। पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर का, इसमें कोई ना कोई टेम्परेचर का चेंज आया है, ये ऐसा इंडिकेशन दे देगा थर्मिस्टर। ठीक है। तो इंडिकेशन कैसे देता है, इसकी रेजिस्टिविटी बदल जाती है। रेजिस्टिविटी बदल जाएगी तो बेटा फॉरन जो है करंट की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट। तो थर्मिस्टर्स आर बेसिकली हीट सेंसिटिव डिवाइसेस विच सो हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। थोड़े से भी टेम्परेचर का चेंज अगर आपने किया तो ये फ़ौरन जो है वहाँ पर अपनी रेजिस्टिविटी को बदल लेंगे, और रेजिस्टिविटी बदलते ही आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज आ गया है। क्लियर होगी बात। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, इनका हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करेंगे। जहाँ भी हमें
बहुत ही बारीक टेम्परेचर के चेंज को भी मेज़र करना पड़ेगा, उससे हमारे अगर काम पे फ़र्क पड़ रहा होगा तो हम ज़रूर वहाँ पर थर्मिस्टर यूज़ करेंगे। ऐसी बहुत सारे हमारे वर्क होते हैं कंपनीज़ के अंदर, रिसर्च वर्क में, जहाँ टेम्परेचर पे हम बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होता है तो हमारा जो फंक्शन है, परफॉर्मेंस है, उस पर फ़र्क पड़ जाता है। क्लियर हो रही बात? तो थर्मिस्टर हमारे उस जगह यूज़ होते हैं और ये रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग होते हैं। थर्मिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है। थर्मिस्टर जो है थोड़े बहुत टेम्परेचर के चेंज पे ही अपने रेजिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो रजिस्टर होता है वो ऐसा नहीं करता, है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर्स में आ जाओ बेटा। इनका काम क्या है? थर्मिस्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस and to measure very low temperature. A typical thermistor can easily measure a change in temperature of 10 to the power minus 3 डिग्री सेल्सियस। इतना अगर चेंज आ रहा है कहीं पर टेम्परेचर का 10 की पावर माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसको भी जो है मेज़र कर लेता है। सेकंड जो है, थर्मिस्टर्स का यूज़ हम फिलामेंट की पिक्चर ट्यूब जो होती है उसके सेफ गार्ड में करते हैं हम। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये आपको जो है टेम्परेचर की वैल्यू में थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, पहले आती थी ये ट्यूब, अब नहीं आती है। ये आपको पिक्चर ट्यूब दिखाई जा रही है, इसके अंदर गैसेज होती हैं। तो टेम्परेचर चेंज को ये फ़ौरन मेज़र करेगा और कोई ना कोई ऐसा सर्किट बना होगा जो इसको ख़राब होने से बचा लेगा सिस्टम को। तो बचाएगा तो तभी ना जब उसको सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, वहाँ पर यूज़ होता है। इसको आप ट्रांसफार्मर वगैरह में भी यूज़ करते हैं, समझ गए? ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, जनरेटर के अंदर इसको यूज़ करते हैं और ये वोल्टेज के स्टेबलाइजेशन और रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है। वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में, मतलब अगर वोल्टेज ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज का चेंज जो है टेम्परेचर वगैरह पे अगर कोई फ़र्क पड़ रहा होगा तो फ़ौरन थर्मिस्टर यूज़ करके हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर हम फिज़िकली डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, तो उसमें हम किसको यूज़ कर लेते हैं? उसमें हम जो है थर्मिस्टर को यूज़ करते हैं वहाँ पर, उन डिवाइसेस के अंदर रिमोट सेंसिंग में। तो जहाँ डायरेक्टली नहीं जा सकते वहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू उस एरिया की पिक्चर वगैरह ले लेते हैं, वहाँ के रीजन के बारे में। कई सारे और भी तरीके हैं, जैसे कि आपका थर्मल कैमरा होता है, उसकी हेल्प से जो है हम वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के जीव जंतु हैं और किस तरीके की जो है वहाँ पर वेजिटेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आसानी के साथ वहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं उसको। तो थर्मिस्टर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। गॉट द आइडिया? ये बेटा देखो, सुपर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली, कंडक्टर तो सभी ने सुन रखा है कि कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, अपने अंदर से पास करने देते हैं। तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो हमें रेजिस्टेंस के खिलाफ क्या करना पड़ता है? बैटरी यूज़ करनी पड़ती है कि नहीं? इस तरह से हमें बैटरी यूज़ करनी पड़ती है। क्यों? अगर बैटरी यूज़ नहीं करेंगे तो चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा नहीं पाएगा। गॉट द आइडिया? लेकिन सुपर कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, इसमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू करीब करीब जीरो हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है खास टेम्परेचर पर। मतलब लो टेम्परेचर अगर हो, वेरी लो टेम्परेचर हो, तो वो जो मटेरियल है, जो सुपर कंडक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। समझ में आई बात? वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा तो हम उस मटेरियल को क्या बोल देंगे? सुपर कंडक्टर बोल देंगे। और ये कंडीशन तब आती है जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को काफ़ी लो रखते हैं। क्लियर है बात? तभी आप ध्यान देना, जितना लो टेम्परेचर होगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना ही आसान होगा। क्लियर होगी बात? तो सुपर कंडक्टिविटी बेस मोस्ट ऑफ द केस में आपको तब देखने को मिलेगी जब आपका टेम्परेचर की जो वैल्यू है काफ़ी लो है, हाई टेम्परेचर पे नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये सुपर कंडक्टर है। अब इसमें आगे मैं बात करता हूँ बेटा एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, देख रहे हो काफ़ी बड़ा है और ये यहाँ पर कबाड़ सा पड़ा हुआ है कुछ, इनको पिक करने का काम करता है। इनको जो है ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पावरफुल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो नीचे मटेरियल है, रॉ मटेरियल, इसको पिक करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ये इसको रख सकता है। तो सुपर जो कंडक्टर्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ किया जाता है। सुपर कंडक्टिविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल साइंस में। ठीक है, मटेरियल साइंस में जो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये एक तरह की साइंस है जिसमें हम मटेरियल के बारे में सारी स्टडी साइंटिफिक मैनर में करते हैं। फिर आपकी सुपर कंडक्टिविटी इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। बिल्कुल ठीक है,
उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी कंप्यूटर की जितना उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो सुपर कंडक्टर बनाने हैं तो उसके अंदर जो चार्जेस का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंप्यूटर्स को जितना हो सके कूल टेम्परेचर पे हमें जो है यूज़ करना चाहिए, उससे उसकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर रहती है। गॉट द आइडिया। तो सुपर कंडक्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सुपर कंप्यूटर बनाने में। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? जो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो है आपकी कैलकुलेशन करके आपको दे सकते हैं। क्लियर है? उसे सुपर कंडक्टर बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बाद है बेटा, सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को आप एक जगह से, आपको अच्छी तरह पता है कि पावर जो है पहाड़ों पर जनरेट होती है। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर पावर प्लांट है, आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यहाँ पर पोल लगे रहते हैं इस तरह से। ठीक है, और इनके थ्रू जो है होती हुई आपका जो प्लेनर एरिया है वहाँ आती है, या आपकी बिल्डिंग से मान लो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये इस तरह से पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो क्योंकि काफ़ी लेंथ होती है वायर की जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और आपने पढ़ रखा है कि आर इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल होता है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हीट भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि H बराबर होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो अगर आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो एच की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हीट में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा ज़्यादातर करंट का। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम? ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को काफ़ी कम कर दे। तो वहाँ पर हम सुपर कंडक्टर को यूज़ कर सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो पावर के ट्रांसफ़र में भी जो है हम सुपर कंडक्टर को यूज़ करते हैं। गॉट द आइडिया बेटा?